जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोर और लेस इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो एक दूसरे पर पूरा आधारित होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बिल्डिंग में आइसोलेटेड रहते भी हैं ना आज के समय में, तो वो सारा बिल्डिंग मटेरियल और जो कुछ भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से ही पूरी होती है। तो इस वजह से ये एक इंटरैक्टिव अप्रोच हो जाती है। अब चलिए जानते हैं हैबिटेट का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी इंडिविजुअल स्पीशी का एड्रेस जो होता है वही उसका हैबिटेट होता है। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, किस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उस एरिया पे डिपेंडेंट हो, तो वो आपका हैबिटेट हो गया। इसी तरीके से कोई एक हैबिटेट किसी एक स्पीशीज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक पॉन्ड का एग्जाम्पल दिया जो कि एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल बन जाता है। एक्वेटिक मतलब पानी का जो एरिया है उसको बोल देते हैं। तो उसमें आपको फिशेस, फ्रॉग्स, क्रैब्स, फाइटोप्लैंक्टन्स ये सब मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक हैबिटेट जो है वो मल्टीपल लोगों का, मल्टीपल स्पीशीज़ का एड्रेस हो सकता है। बट येस, हैबिटेट आपको आइडेंटिफाई करने में बड़ी हेल्प करता है कि हाँ जी, ये स्पीशीज़ तो इस पर्टिकुलर एरिया में मिल सकती है, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं पानी की, सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वांटिटी की, या कहो लाइट कितनी मिल रही है, तो उन चीज़ों से आप डिफाइन कर पाओगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ तो यहीं पर मिल सकती है, राइट। तो वो हैबिटेट हो जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एड्रेस या एक पर्टिकुलर हैबिटेट अलग अलग स्पीशीज़ के लिए डेडिकेट हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हैबिटेट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब ज़मीन पर मिलने वाले और एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब पानी में मिलने वाले। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रासलैंड्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए और माउंटेन्स आ गए। वहीं एक्वेटिक हैबिटेट्स में पॉन्ड्स आ गए और ओशंस आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जा रही है। ये वर्ड्स रिकॉल होते रहेंगे। अब आ जाइए इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम को आप ऐसा देखो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप रह रहे हो, तो वहाँ पर आपका एक फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, राइट। तो वहीं वहाँ का इकोसिस्टम कहलाने लग जाएगा। तो ऐसे में इकोसिस्टम क्या हो गया, एक फंक्शनल यूनिट हो गई नेचर की, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में भी और अपने आसपास के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी। जैसे कि यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख सकते हो कि पोलर बियर किस तरीके से सरवाइव करता है। सिमिलरली और भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेजर्ट भी आ गया, फॉरेस्ट एरिया भी आ गया, ग्रासलैंड भी आ गया। वहाँ पर मिलने वाले एनिमल्स, प्लांट्स वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से वहाँ की फिजिकल कंडीशंस उनको एक रहने का तरीका प्रोवाइड करती है और उनको फिर सर्वाइवल के लिए खुद में चेंजेस भी लाने होते हैं। सेम चीज़ आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी देख सकते हो कि मछलियाँ जो कि सलाइन वाटर में मिलती हैं वो सलाइन वाटर में अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं। वही दूसरी तरफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है, वहाँ पर अगर सलाइन इकोसिस्टम वाले एनिमल्स को ले जाकर रख दोगे, तो कहने का मतलब अपना एड्रेस आपने फिक्स कर लिया। अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ में उनका प्रॉपर इंटरेक्शन चलता रहता है। इसके अलावा इकोसिस्टम की बात करें तो ये अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं और लिमिटेड स्पीशीज को ही कैरी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जंगल में जाओगे तो वहाँ पर नोटिस करोगे कि जंगल का सिनेरियो कैसा है, कैसा वहाँ का रेनफॉल है, कैसी वहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है, कितनी वहाँ पर हवा रहती है। इन सारी चीज़ों को जब आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर ये एनिमल्स या फिर ये प्लांट्स की स्पीशीज़ यहाँ पर सरवाइव कर रही होगी। मतलब कि फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। यही चीज़ इकोसिस्टम का बेसिक पार्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की। इसमें भी मेजरली अगेन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस इसमें एक एडिशन है कि नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम भी पहले आपने क्लासिफाई कर दिया। अब नेचुरल में तो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर मिलने वाले भी आ गए और एक्वेटिक भी आ गए, और मैन मेड में क्या हो गया भाई, सीधी बात है, आपने एक्वेरियम बनाया, मछलियाँ पालने की व्यवस्था की, ब्यूटीफुल फिशेस को पाल रहे हो, तो वो मैन मेड हो गया। इसी तरीके से आप
गार्डनिंग करते हो, बड़ी सी ज़मीन ली, आप कह सकते हो कि आप अंजीर की खेती कर रहे हो या कोई फ्रूट की खेती कर रहे हो, तो वो आपके द्वारा बनाया गया है और वो नेचुरल में नहीं जाएगा। आपके जो खेत हैं, फील्ड्स हैं, वो भी मैन मेड इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा। कारण ये है कि हमने खुद डेवलप किया है। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो इकोसिस्टम का। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखो तो टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम आता है। वही एक्वेटिक में आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में बहता हुआ पानी, जिसको आप कह सकते हो लॉटिक सिस्टम, राइट, जिसमें रिवर इसका एक पार्ट आ गया। एक स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम जिसको लेंटिक बोलते हैं, जैसे पॉन्ड हो गई, लेक हो गई, वो आ जाती है। इसी तरीके से मरीन इकोसिस्टम में ओशनिक इकोसिस्टम आ जाएगा। ब्रैकिश इकोसिस्टम की बात करें तो जहाँ पर आपको सैलिनिटी थोड़ी वेरिएबल दिखे, उतनी ना दिखे जितनी आपको ओशंस में दिखती है, उनको मैनग्रोव्स इकोसिस्टम या एस्चुरी इकोसिस्टम में डाल सकते हैं। मैनग्रोव्स तो आपको पता ही है कि हमारे कोस्टल एरिया में या वर्ल्ड के किसी भी कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले एक तरीके के प्लांट स्पीशीज होती हैं, राइट। तो वहाँ पर भी आप देखोगे ना तो आपको अलग ही तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। सिमिलरली एस्चुरीज की बात करें तो रिवर के साथ में जो फ्रेश वाटर आता है और वो ओशंस में जाकर गिरता है, तो वहाँ पर भी आपको एक यूनिकनेस दिखाई देगी फिजिकल एस्पेक्ट्स में कि पानी की सैलिनिटी कितनी है, कहाँ पर फ्रेश वाटर है, कहाँ पर सैलिनिटी आपको कम दिख रही है, कहाँ ज़्यादा सैलिनिटी दिख रही है। अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर स्पीशीज़ की वेराइटीज़ प्रेजेंट दिखाई देगी, चाहे प्लांट्स की बात कर लो या एनिमल्स की बात कर लो।